हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे बच्चों या प्यारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट में। ठीक है बेटा, तो हमने एक इससे पहले एक क्लास बनाई थी, यानी कि सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज हम क्लास लेकर आए। तो बेटा, आप सभी से बहुत निवेदन है, ठीक है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या करना है बेटा, अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि तैयारी करते रहना है। हम लोगों को वेट नहीं करना है कि कब क्या आ जाए, यानी कि कब इसका नोटिफिकेशन हो आ जाए या कब से इसके फॉर्म भरे जाने लगे। ठीक है, तो हम लोगों को धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो चीजें क्या होती चली जाएंगी, मजबूत होती चली जाएंगी। और हम लोगों के पास क्या हो जाता है, जैसे तैयारी तो बच्चे करने लगते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जब एग्जाम आ गया या 1 महीना बचा या 1.5 महीना बचा तब तैयारी करते हैं। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं और सबके 30-30 नंबर आने, तो 5 सब्जेक्ट में अगर सोचोगे 1 महीने में तैयार हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए जब आए। ठीक है, जो भी मतलब कि तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की या स्टेट की या यूपी टेट की, तो तैयारी अभी से करते रहिए। ठीक है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। देखो, भर्ती आएगी जरूर, ये तो कंफर्म है। कब आएगी ये नहीं पता है, लेकिन अभी आने ही तो तय है। ठीक है, तो उससे पहले क्या है, हम लोगों को तैयारी तो करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक चीजें तैयार नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे चीजें समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पर्यावरण के बारे में ही जानकारी कुछ इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है बेटा, परिधन आवरण। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, परिधन आवरण। अब परिधन आवरण, ठीक है, परिधन आवरण यानी कि परि का क्या अर्थ है, जो हमारे चारों ओर से, जो हमारे चारों ओर, यानी कि परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर। आवरण का मतलब क्या होता है, जो हमारे चारों ओर को घेरे हुए, जो हमारे चारों ओर को क्या है, घेरे हुए आवरण। ठीक है, पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण जो होता है ये मतलब कि पर्यावरण शब्द जो है की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, तो पर ये क्या है, उपसर्ग है। पर ये क्या है बेटा, उपसर्ग है। पर ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, या इसको ऐसे कहते हैं, यह शब्द जो लिया गया है फ्रेंच भाषा शब्द से। ठीक है, एनवायरोनर से लिया गया, एनवायरोनर से लिया गया। तो ये कहां से लिया गया पर्यावरण शब्द, फ्रेंच शब्द से, यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ या घेरना। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, घिरा हुआ या घेरना अर्थ होता है इसका। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण की जो शुरुआत होती है, यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव, यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, स्टॉकहोम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था कब, 1972 में किया गया था। ठीक है, तो यानी कि आयोजन 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजन किया गया था। ठीक, 5 जून 1973 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून 1973 को लागू किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। और भारत में जो है बेटा, भारत में 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और पर्यावरण के जनक कौन है, तो ये पर्यावरण के जनक है रेक्स एन ओलिनारेस। ठीक है, ओलिनारेस, तो ये पर्यावरण के जनक हैं। अब भारत में पर्यावरण के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा। ठीक है, पर्यावरण, भारत में पर्यावरण के जनक किसको माना जाता है, रामदेव मिश्रा को माना जाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे बेटा कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परिधन आवरण, जो हमारे चारों ओर से, जो हमारे, परि का मतलब क्या होता है, जो हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर से घेरे हुए, हमारे चारों ओर से क्या हुआ, घेरे हुए, किसको, पूरे ब्रह्मांड को। ठीक है, पृथ्वी जल स्थल सबको घेरे हुए। ठीक है, आवरण। अब पर्यावरण 1972, यानी कि इसकी जो बैठक हुई 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव, स्टॉकहोम पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया। और कब से कब तक, यानी कि 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा का द्वारा आयोजन किया गया था। लागू कब किया गया, 5 जून
1973 को इसको लागू कर दिया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, पूछ दिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। पर्यावरण के जनक रेक्स एन ओलिनारेस। ठीक है, भारत में पर्यावरण के जनक रामदेव मिश्रा। पर्यावरण शब्द यानी कि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कृत भाषा से हुई है। तो इसका यानी कि ये क्या है? पर एक उपसर्ग है। पर एक उपसर्ग है। ठीक है, परिधन आवरण। परिधन आवरण तो यानी क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। इतनी बात समझ गए बेटा? आप इसको नोट करना चाह रहे हो, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा और बताएंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू क्लास जारी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ गए बेटा? आगे बढ़े। अब देखिए बेटा, यानी पर्यावरण शब्द का मतलब फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, घिरा हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार, ठीक है, तो संरक्षण अधिनियम के अनुसार यानी कि कितने घटक माने गए? यानी कि अनुसार पर्यावरण कौन कौन से? पर्यावरण, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित पथ है। मतलब जैविक और अजैविक घटक का ये सम्मिलित क्या है बेटा? पथ है। ठीक है, सम्मिलित पथ है। अब देखिए, पर्यावरण के घटक जो उनकी अंतः क्रियाओं को सम्मिलित करता है, मतलब जैविक की और अजैविक की क्रियाओं की, कौन सी क्रियाओं को? अंतः क्रियाओं को। अंतः क्रियाओं को क्या करता है? सम्मिलित करता है। ठीक है, पर्यावरण के घटक कौन कौन है? तो देखो, जैविक हो गया और अजैविक घटक हो गया। इतनी बात समझ गए बेटा? अब देखो, बात करते हैं जैविक घटक में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक घटक में किसको किसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो जैविक घटक, इसमें जीवित पादप यानी कि जो जैविक घटक होता है इसमें किसको? जैविक घटक के सभी संगठक के अंतर्गत सभी किसको? सजीव। पहले ऐसे लिखे दे रहा हूं। ठीक है, जैविक घटक। तो जैविक घटक में किसको किसको सम्मिलित किया गया है बेटा? तो इसमें किया गया, इसमें जीवित पादप, इसमें जीवित पादप हो गया, या सूक्ष्म जीव हो गए, या कौन सा हो गए? सूक्ष्म जीव हो गए। तो यानी कि जितने भी तुम्हारे सभी संगठन अंतर, जितने सूक्ष्म जीव यानी कि सजीव, ठीक है, सजीव को सम्मिलित किया गया। जैसे, अब जैसे में कौन आ जाएंगे बेटा? जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव धारी और सूक्ष्म जीव। ठीक है, इनको इसके अंतर्गत में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये जैविक घटक हो गए। अब जैविक घटक में इनके मतलब जैविक घटक में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 जो आता है उसका उत्पादक। उत्पादक, क्योंकि सभी जीवधारी जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। ठीक है, कुछ परपोषी होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? जितने भी मतलब पेड़ पौधे होते हैं ये सब कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन जो बेटा होते हैं स्वयं बनाते हैं। तो ये हो गए उत्पादक, यानी कि जो भोजन का क्या करे? उत्पाद करे। ठीक है, या इनको हम बोल सकते हैं उत्पादक, या इनको बोल सकते हैं हम स्वपोषी बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है जिसकी हम बात करते हैं बेटा, जिसकी हम बात करते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता, ठीक है। और नंबर 3 जिसकी हम बात करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है? जो हमारा कहलाता है अपघटक, यानी कि उपघटक। ठीक है,
ये तीन इसके प्रकार होते हैं। जैविक घटक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? जीवित, पादप, सूक्ष्मजीव, सजीव, यानी कि सम्मिलित किया गया है, जैसे पेड़ पौधे, जीवधारी या सूक्ष्मजीव। अब इसमें उत्पादक हो गए जो अपने भोजन का स्वयं उत्पादन करें, उपभोक्ता हो गए, और उपघटक हो गए, या इनको बोले जाते हैं विघटनकारी। इनको क्या बोला जाता है? विघटनकारी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं बेटा अजैविक घटक की। ठीक है, ये तो हो गया जैविक घटक। अब हम अजैविक घटक की बात कर लेते हैं। ठीक, अजैविक घटक में कौन कौन से आ जाएंगे? अजैविक घटक, तो अजैविक घटक में जो आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? या यहां देखो, तो अजैविक घटक में पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत यानी कि कौन कौन आता है बेटा? स्थल मंडल आ जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा जलमंडल, और नंबर 3 जो आ जाता है उसको बोला जाता है वायुमंडल। क्या बोला जाता है? वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल। ठीक है, स्थल मंडल को क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोला जाता है, यानी कि क्या बोला जाता है इसको? लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर बोला जाता है। और जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और वायुमंडल को जो बोला जाता है एटमोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एटमोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अजैविक घटक के कारक हैं। किसके कारक हैं बेटा? अजैविक घटक के कारक हैं, यानी कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, और वायुमंडल एटमोस्फीयर। ठीक है, इतनी बात समझ गए? देखिए, इतनी बात समझ गए। और पर्यावरण का तीसरा संगठक जो है, पर्यावरण का जो तीसरा संगठक है वो है ऊर्जा। ठीक है, क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि संगठक जो है ऊर्जा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो अजैविक घटक में स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इसके, अब अजैविक घटक के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मतलब अजैविक घटक हो गए। अब ये होते कितने प्रकार के हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? देखो, कार्बनिक हो गया। ठीक है, कौन हो गया? कार्बनिक हो गया। और नंबर 2 हो गया अकार्बनिक, और नंबर 3 जो हो गया उसको हम बोलते हैं भौतिक। ठीक है, भौतिक कारक। ये 3 प्रकार होते हैं इनके। ठीक है, ये कौन होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, यानी कि ये घटक हो गए, अजैविक घटक हो गए। और ये जो होते हैं इनके 3 घटक, यानी 3 प्रकार के अजैविक घटक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक एवं भौतिक कारक। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी? अजैविक घटक में सबसे, यानी कि भौतिक कारक में। ठीक है, अब भौतिक कारक इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है भौतिक कारक है। ठीक है, कौन कौन कारक है? ये वाला, यानी कि ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि कार्बनिक अकार्बनिक से तो नहीं मालूम इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, भौतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन, ये देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो वीडियो को आप सभी लोगों को क्या करना है? शेयर करते रहना है बेटा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, ये सब आपके लिए ही है, और आपकी बदौलत ही चल रहा है बेटा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, जिससे हम आप सभी को अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करा सकें और एक लक्ष्य पूरा हो सके। ठीक है बेटा, जब तक आप हमारा साथ देंगे बेटा तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आपको हमारा साथ देना है बेटा। ठीक है, या मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हों, ठीक है, जो भी हों, ठीक है, आप हमें अपना भाई बहन समझिए। ठीक है, ये भाई समझिए, हम आपके लिए ही मेहनत करेंगे बेटा, या आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। ठीक है, जिससे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, जितनी हो सकेगी हमसे बनेगी। ठीक है, पर्यावरण तो बहुत बड़ा, पर्यावरण बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक, जितनी हो सकेगी हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? तो वो है हमारा भौतिक कारक। ठीक है, कौन कारक है? भौतिक कारक है। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं भौतिक वातावरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? भौतिक वातावरण। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भौतिक वातावरण में अब जैसे जैसे अजैविक घटक में सभी भौतिक कारक, जैसे अब भौतिक कारक में कौन कौन आ सकता है, तो इसमें आ सकता है जैसे प्रकाश, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 हो जाएगा जैसे तुम्हारा ताप हो जाएगा, ताप हो जाएगा। और नंबर 3 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ताप हो गया, यानी प्रकाश हो गया, ताप हो गया। ठीक है, वर्षा हो गया, ठीक है, मृदा हो गया और जल हो गया, आदि को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, किया जाता है। ठीक है, किसमें, भौतिक वातावरण में। किसमें सम्मिलित किया जाता है, भौतिक वातावरण में। किसको, प्रकाश, ताप, वर्षा, मृदा, जल आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे बड़ा कारक जो हमें पढ़ना पड़ेगा, भौतिक वातावरण को ही पढ़ना पड़ेगा। कार्बनिक अकार्बनिक को मालूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो हम थोड़ा इसी के बारे में ये 2 पॉइंट बता दे रहा हूं, फिर इसके आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे भौतिक वातावरण के बारे में। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे बेटा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अकार्बनिक पदार्थ की। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं बेटा, ये सदैव वातावरण में कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। नोट करते हुए चलना है, वातावरण में। ठीक है, ये वातावरण में कैसे होते हैं बेटा, सदैव गतिशील, यानी गतिशील स्थिति में रहते हैं। मतलब कौन सी स्थिति में रहते हैं, गतिशील स्थिति में रहते हैं। ठीक है, गतिशील स्थिति में रहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनकी कुल मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। मतलब जो इनकी मात्रा होती है, कुल मात्रा, वो कैसी बनी रहती है बेटा, वो स्थिर बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब जीव, यानी कि इनके जो मुख्यता है, जीव मुख्यता कार्बन हो गया, कौन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने होते हैं। मतलब इनके जो जीव होते हैं मुख्यतः किसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे, नाइट्रोजन से बने होते हैं। अब इसमें फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, यानी कि फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा आयरन भी जीवों को क्रियाओं में संरचना में महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो और भी तत्व होते हैं इनकी संरचना में महत्वपूर्ण होते हैं। इतनी बात बेटा समझ गए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण होते हैं। तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बने होते हैं। और इनकी जो संरचना में जो महत्वपूर्ण होते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम तथा आयरन भी जीवों की क्रियाओं में संरचना में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इनका जो होता है, वायुमंडलीय गैसों में जीवधारियों को प्रभावित करती। वायुमंडल में 79% क्या पाई जाती है, अगर पूछ दिया जाए वायुमंडल में 79% क्या पाई जाती है, तो ये बेटा हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, 79% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी कितने परसेंट पाई जाती है, 21% कह लो। ठीक है, या 20%। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा। और कार्बन जो होती है बेटा, ये कितनी पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष, अब जो शेष बची यानी कि अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये वायुमंडल में जो अन्य गैसें, जैसे फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा आयरन भी, ये गैसें पाई जाती हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अकार्बनिक पदार्थ। अब हम बात कर लेते हैं कार्बनिक पदार्थ की। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा, कार्बनिक पदार्थ जो होता है बेटा, कार्बनिक पदार्थ 3 प्रमुख तत्वों, यानी कि कौन कौन, 3 प्रमुख तत्व कौन है, कार्बन हो गया,
हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इतनी बात समझ गए बेटा? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन व अन्य तत्वों के मेल के से बनते हैं, मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के मेल से बनते हैं। कौन? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये जीवों के शरीर निर्माण, यानी कि ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं किसके? जीवों के शरीर निर्माण। ठीक है, जीवों के शरीर निर्माण व क्रियाओं में भाग लेते हैं, मतलब जीवों के शरीर व निर्माण और क्रियाओं में क्या करते हैं? ये भाग लेते हैं। कौन कौन? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो ये भी एक हमारे वातावरण का क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ हमने बता दिए। अब जो इसके भौतिक कारक हैं बेटा, ठीक है, कौन से कारक? भौतिक वातावरण। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, यानी कि इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।